सभी साथियों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आप सबको आज 23 सितंबर के जनसत्ता विश्लेषण में। आइए शुरू करते हैं आज का जनसत्ता विश्लेषण बिना किसी देरी के। आज की संपादकीय की शुरुआत होगी कल्पमेधा से। मूर्ख का मस्तिष्क दर्शन को भूल में, विज्ञान को अंधविश्वास में और कला को पांडित्य में हजम कर लेता है। बर्नार्ड शॉ। और आज का संपादकीय है आवाज़ की तलाश में हिंसक होते जीव। ये लेख लिखा है चेतनादित्य आलोक जी द्वारा। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले बहराइच में पिछले दिनों भेड़ियों का भीषण आतंक फैला था। वहां बीते मार्च में शुरू हुई भेड़ियों के हमले में अब तक सर्वाधिक शिकार इलाके के छोटे छोटे बच्चे हुए हैं। घायलों में अधिकांश बच्चे ही हैं। ये भेड़िए ही नहीं, साथी, शेर, सियार, तेंदुए इत्यादि जानवरों का, पशुओं का मानव बस्तियों में घुसपैठ और उनके द्वारा मनुष्यों, विशेष रूप से बच्चों और बुजुर्गों की हत्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र में बाघों, भालुओं, तेंदुओं और जंगली हाथियों, मध्य प्रदेश में सियारों और पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगली हाथियों के हमले जैसे आए दिन की बात है। इसलिए लोगों का आक्रोशित होना उचित है, लेकिन प्रश्न है कि आखिर जंगल में आज़ाद विचरने, छोटे वन्य पशुओं का शिकार कर अपना तथा परिवार का भरण पोषण करने और सामान्यतः अपने परिवार के साथ जीवन यापन करने वाले ये भेड़िए इतने खूंखार क्यों हो गए कि छोटे छोटे मासूम बच्चों को मारकर खाने लगे। दरअसल देश भर में जंगलों की बेतरतीब कटाई के कारण वन्य पशुओं का आशियाना दिनादिन उजड़ता जा रहा है। आज विश्व की कुल जनसंख्या 8 अरब से अधिक हो चुकी है और प्रतिवर्ष इसमें 2 गुने से ज़्यादा लगभग 18 अरब वृक्षों की कटाई हो रही है। पेड़ों की इस अंधाधुंध कटाई की भरपाई का एक ही तरीका हो सकता है और वह है तीव्र गति से नए पौधों का रोपण और उनकी देखभाल करना। यानी जितने पेड़ प्रतिवर्ष काटे जा रहे हैं, कम से कम उतने पौधे भी दुनिया भर में लगाए जाएं। पौधारोपण वन्य पशुओं के प्राकृतिक रिहास और पर्यावरण दोनों के बचाने का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है, किंतु इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त करने के लिए पौधरोपण की गति को इस हद तक बढ़ाना होगा कि जितने वृक्ष प्रति वर्ष दुनिया भर में काटे जाते हैं, कम से कम उससे 1.5 गुना पौधे लगाए जाएं। साथ ही तुम जानते हैं कि जिस हिसाब से विकास के नाम पे आए दिन हम जंगलों को कटान कर रहे हैं, हम बड़े बड़े स्तर पे प्राकृतिक आवास ख़त्म कर रहे हैं, हमको उसका कंपनसेट करना पड़ेगा, कम से कम वापस से वृक्षारोपण करके। भारत में भी वृक्षों की अंधाधुंध कटाई जारी है। लोकसभा में एक सवाल के जवाब में तत्कालीन केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने 21 मार्च 2022 को बताया था कि वर्ष 2020-21 के दौरान भारत में सार्वजनिक बुनियादी ढांचे परियोजनाओं के निर्माण और विकास के लिए लगभग 31 लाख पेड़ काट दिए गए। मतलब कई पब्लिक प्रोजेक्ट्स के लिए 31 लाख पेड़ काट दिए गए हैं। वन अधिनियम के अंतर्गत काटे गए पेड़ों के बदले में प्रतिरूपक वनीकरण है ना, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन कहते हैं इसे। ये कहते हैं इसे कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन। ये आप लोग के लिए कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन तो ज़रूरी टॉपिक है, आप इसका अध्ययन करिएगा। ये यूपीएससी में कई बार पूछा गया है, अब पूछा नहीं भी गया तो ये कई बार हमें जिक्र करना ही पड़ता है इसका। कोई ना कोई उत्तर में आपको कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन और ऐसे कैंपा प्रोग्राम पूरा है इसको लेकर, इसका भी आपको अध्ययन करना पड़ेगा। आज करिएगा, कैंपा के बारे में पढ़िएगा और इसके बारे में, दोनों एक ही हैं, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हुए, आज से लगभग 25 वर्ष पहले ऐसी ही घटना सुर्खियों में आई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश के जौनपुर और प्रतापगढ़ जिलों में कई सई नदी की कछार पर भेड़ियों के हमले में इलाके के 50 से भी अधिक मासूम बच्चों की मौत हो गई थी। उसकी पड़ताल करने पता चलता है कि इंसान के कुछ बच्चों ने भेड़ियों की एक मांद में घुसकर उनके 2 बच्चों को मार डाला था, जिसके प्रतिशोध में भेड़ियों ने हमले कर मनुष्यों के 50 से अधिक मासूम बच्चों की मौत के घाट उतार दिया था। असल में भेड़ियों का बहुत ही साइकोलॉजिकल माइंड रिवेंज लीडरशिप पे चलता है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट बीइंग है अपने आप में। तो अच्छा, ये अब की बार जो बहराइच में हमला हुआ, इसको लेके भी कई वाइल्ड लाइफ जानकारी रखने वाले लोगों ने कहा कि ये भेड़िए ऐसे हमला नहीं करते हैं किसी पे भी, कोई ना कोई बात होती है। तो पक्का किसी मनुष्य ने कुछ करा होगा उनके साथ, इसका बदला उन्होंने मानव बस्तियों में घुस कर उनके बच्चों को मार के वापस करा है। और भेड़ियों की एक बात ये भी साइकोलॉजिकल है कि वो जब तक पूरे बदला नहीं ले लेते हैं, वो शांत नहीं बैठते हैं।
गौर करें तो बहराइच की घटनाओं में भी भेड़ियों का वही व्यवहार नज़र आता है, इसलिए इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपने बच्चों को नुकसान पहुँचाने या उनकी हत्या करने का बदला ले रहे हैं। बहरहाल दुःख की बात यह है कि एक बार फिर भेड़ियों की जान खतरे में आ गई है, क्योंकि शासन प्रशासन की ओर से इन्हें गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। वैसे भेड़ियों के विरुद्ध की जाने वाली सरकारी कार्रवाइयों पर गौर करें तो उनके जीवन का सर्वाधिक सहायक पक्ष अंग्रेजों के समय का है, जब ब्रिटिश सरकार की ओर से भेड़ियों को मारने का बड़ा अभियान चलाकर 40 वर्ष में 1 लाख से अधिक भेड़ियों के शिकारियों ने मार डाला था और ब्रिटिश राज की तरफ से इनाम भी प्राप्त किया था। तो आपका ट्रॉफी किलिंग वगैरह भी हुई थी इनके साथ में। पॉइंट यहाँ पे निकल के आ रहे हैं, अगर हम की मुद्दों पे बात करें इस लेख में, तो ये बात निकल के आती है कि पहला, हैबिटेट लॉस, हैबिटेट लॉस आए दिन नगरीकरण शहरीकरण की वजह से इनके प्राकृतिक आवास को नुकसान पहुंचा है। तो इनके ही नहीं, एनिमल्स के, तो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, जो कि अब सामान्य हो रहे हैं। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। तो कारण क्या निकल के आता है? पहला, डिफॉरेस्टेशन। पहला तो यही है कि हमने जंगल काट के रख दिए हैं, डिफॉरेस्टेशन, और करे जा रहे हैं रेगुलरली, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हैबिटेट लॉस। हैबिटेट लॉस में क्या क्या आता है? वो सभी जानवरों के लिए हो रहा है। तो जो इनकी नॉर्मल फूड साइकिल है, हंटिंग करना, वहीं रहना, वहीं खाना, वो चेंज हो गई है। ठीक है, अब क्योंकि हैबिटेट लॉस से आपके छोटे जानवर भी और बड़े जानवर भी, सबको नुकसान पहुंचा है। इसलिए अब ये किसी न किसी के कारण से, चाहे अनचाहे, अपने क्षेत्र में ना होकर जहाँ पे मानव बस्तियाँ हैं वहाँ पे दिखना शुरू हो गए हैं। ठीक है, जहाँ पे मानव बस्तियाँ हैं वहाँ पे आपका ये दिखना शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो इनका प्राकृतिक आवास था, अब वहाँ पे मानव बस्तियाँ हो चुकी हैं। सबसे ज़्यादा मानव बस्तियाँ और सबसे ज़्यादा ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के केस चर्चा में आते हैं, वो होते हैं एलिफेंट्स के। एलिफेंट्स के ही क्यों आते हैं? क्यों मैं एलिफेंट्स का ही ज़िक्र कर रहा हूँ? कारण ये है कि एलिफेंट्स की मेमोरी भी बहुत शार्प होती है। उन्हें वो रास्ता याद रहता है जहाँ से वो कभी गुजरे थे या गुजरते हैं, जो उनका नॉर्मल नेचुरल कॉरिडोर है माइग्रेशन करने का, वो उनको याद रहता है। अब क्या हो रहा है कि जब वो नॉर्मल अपने, है ना, उनको थोड़ी ये है कि वो क्या कहते हैं, गाज़ियाबाद होते हुए निकलेंगे या सेक्टर 62 की मेट्रो से लेकर 51 पे पहुँचेंगे। उनको अपना रूट याद है। अब हो क्या रहा है कि वो जब भी निकलते हैं अपनी सैर पे, तो अब रास्ते में आ जाते हैं मनुष्य की बस्तियाँ और उनके खेत। तभी आपको सुनने में आता है कि कुछ क्षेत्रों में विशेषकर आपका सदर्न स्टेट्स में, केरला वगैरह में, लोग हाथियों से बहुत परेशान हैं कि उन्हें मार तक देते हैं, आग लगा देते हैं। कई इंसिडेंट्स यूट्यूब पे आपको दिखने को मिल जाएंगे। बम बनाते हैं पेट्रोल के, वो फेंक देते हैं। दिक्कत यहाँ पे ये है कि हम ये समझ नहीं रहे हैं कि हम उनके क्षेत्र में आए हैं और आए दिन आते ही जा रहे हैं। जितने ज़्यादा आपके एक्सप्रेसवेज बन रहे हैं, जितने ज़्यादा आपके प्राकृतिक जितने ज़्यादा आपके मानवीय निर्माण हो रहा है, उसमें ये कटान बढ़ रहा है। यही आपका इस आर्टिकल में बताया गया है, कैसे 31 लाख पेड़ काटे गए हैं अन्य अन्य प्रोजेक्ट्स में, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के। ये कटान हुआ है। अब इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने भी कई बार प्रयास करा है कि ये नए नए प्रोग्राम्स के माध्यम से इसे कंपनसेट कर सकें, बायोडाइवर्सिटी को, ग्रीनरी को, ग्रीन एनवायरनमेंट को। तो यहाँ पे हमने नाम सुना कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन का। कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन यानी कि कैंपा प्रोग्राम। कैंपा प्रोग्राम का काम यही था कि पहली बात तो ग्रीनरी को वापस से मेंटेन रखने का प्रयास करें और जितना हो सके कुछ बेहतर हो पाए प्राकृतिक जंगलों में, जितना नुकसान हमने करा है।
यही कुछ कारण हैं यही कुछ कारण हैं जिनके माध्यम से इस टॉपिक को हम समझ पाएँगे। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर। अभिव्यक्ति का हक। करीब 6 महीने पहले केंद्र सरकार ने फैक्ट चेक यूनिट यानी तथ्य जांच इकाई के गठन संबंधी अधिसूचना जारी की थी। तभी से इस पर विवाद है, मगर इसे लेकर उभरी असहमतियों और उठे सवालों के बावजूद सरकार शायद इसे धीरे धीरे कदम बढ़ा रही थी सेंसरशिप की ओर। क्योंकि देखिए अभी जो डेटा अनुराग ठाकुर जी ने सबमिट करा था पार्लियामेंट को बीते कुछ महीनों पहले, उसमें लगभग 28,000 लोगों पर कार्रवाई करी गई थी फैक्ट चेक यूनिट्स के माध्यम से। इस मसले पर मुंबई हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार के लिए अपना पक्ष को निर्विवाद बताना मुश्किल होगा। मुंबई हाईकोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 23 को असंवैधानिक करार देते हुए रद्द कर दिया और इसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 का उल्लंघन बताया है। गौरतलब है कि सूचना प्रौद्योगिकी यानी आईटी नियमों में किए गए संशोधनों के जरिए केंद्र सरकार को सोशल मीडिया मंचों पर अपने कामकाज के बारे में फर्जी और भ्रामक सूचनाओं की पहचान करने और उन्हें खारिज करने या झूठा घोषित करने के मकसद से तथ्य जांच इकाई बनाने की इजाज़त दी गई थी। मतलब ये दी क्यों गई थी? इसके पीछे कारण ये था कि कोई भी अगर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के बारे में फेक न्यूज़ फैला रहा है, कोई झूठी बात फैला रहा है, तो उस सबको गवर्नमेंट फैक्ट चेक यूनिट के माध्यम से क्लैरिफाई कर पाएगी कि नहीं ये गलत है। मगर इसका जो इस्तेमाल धीरे धीरे होने लगा, वो आरोप ये लगाने लगा कि एक सेंसर बोर्ड के रूप में बन गया है। अगर कोई कुछ बोल रहा है, कोई टिप्पणी कर रहा है, कोई कमेंट कर रहा है गवर्नमेंट के खिलाफ, तो उसको भी आप इसी दायरे में जा रहे थे, है ना? तो ये चिंता का विषय हो गया था इसमें। हालांकि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इसी वर्ष मार्च में इस इकाई के गठन से संबंधित केंद्र सरकार की सूचना पर इस वजह से रोक लगा दी थी कि इनकी सुनवाई बॉम्बे हाई कोर्ट में चल रही थी। शीर्ष अदालत ने तो तब कहा था कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है और इस पर नियम के असर का विश्लेषण बम्बई हाई कोर्ट में ज़रूरी है। अब बम्बई हाई कोर्ट ने एक तरह से स्थिति स्पष्ट कर दी है। सवाल है कि अगर तथ्यों की जांच के नाम पर किसी अन्य पक्ष की ओर से किए गए विश्लेषण या दी गई जानकारी को खुद किसी सरकारी एजेंसी की ओर से बाधित किया जाएगा, तो किसी की टिप्पणी को हटाया जाएगा, सोशल मीडिया पर उससे खाता बंद कर दिया जाएगा। मतलब ज़रा सी भी अगर आप कोई बात बोल देंगे तो क्या आपके खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई कर दी जाएगी। बॉम्बे हाईकोर्ट के इस फैसले ने जस्टिस चंद्रूकार ने इसमें आर्टिकल 14, 19, 21 का जिक्र करा और ये कहा कि ये एक्सप्रेशन है हर किसी का, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, जिसके माध्यम से आप जो चाहें सोच सकते हैं, जो चाहें एक्सप्रेस कर सकते हैं अपना। इस पे कोई सेंसरशिप या कोई कंट्रोल्ड रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। हमने इस टॉपिक के बारे में पहले भी कई वीडियो में डिस्कशन करा हुआ है, तो आप वहाँ पर जाकर सुन सकते हैं, डिटेल में बताया हुआ है। चिंता यूपीआई को लेकर चल रही है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को लेकर। अगर सरकार ने इस पर फीस लगाना शुरू करी तो बहुत से यूज़र्स शायद इसका इस्तेमाल भी करना बंद कर दें। चर्चा में ये आ रहा है कि यूपीआई पे भी अब टैक्स लगाने की बात हो रही है। ओवरऑल आज के लिए देखते हैं, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चेस में भारत के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हरिका ने पहली बोर्ड पर तकनीकी श्रेष्ठता दिखाई और दिव्या देशमुख ने एक बार फिर अपने प्रतिद्वंदी को बचाकर तीसरे बोर्ड पर अपना व्यक्तिगत स्वर्ण पदक पक्का किया है। भारत में बहुत समय के बाद चेस में एक अच्छा प्रदर्शन आया है, गोल्ड मेडल, और इतिहास में पुरुष व महिला टीम ने रचा इतिहास है, पहली बार सोना गोल्ड मेडल जीता है। ये बहुत बड़ी खबर है अपने आप में। इसी अच्छी खबर के साथ आज के लिए अपनी वाणी को विराम देते हुए कल फिर आएंगे एक नए वीडियो के साथ, और जुड़े रहिए। धन्यवाद।